नमस्कार मित्रांनी, शुभ संध्या। समाज में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को डीएवी में पढ़ाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। और इसके कारण यही होता है कि डीएवी में जो शिक्षकों की नियुक्ति किया जाता है और साथ में उसकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है वो सबसे उत्कृष्ट होती है। और इसी वजह से हमेशा हम देखते हैं कि डीएवी में जो भी बच्चा पढ़ता है वो आगे जाकर एक अच्छा नागरिक भारत का भी बनता है। और इसीलिए वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि डीएवी में कोई भी नियुक्ति नहीं आ रही थी। और कोविड की सिचुएशन खत्म होने के बाद अभी डीएवी में नियुक्ति परीक्षा होने वाली है। तो उड़ीसा में जोन 1 और जोन 2 में नियुक्ति के लिए सूचना आ चुकी है। और जोन 1 में जो प्रवेशिका परीक्षा होगी उसके लिए फॉर्म फिलअप अब तक खत्म हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है, कितनी पोस्ट है और क्या इसकी सिलेबस है। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब पहली चीज अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो सैलरी है आपकी, जो तनख्वाह आपको दिया जाएगा वो सरकारी नौकरी से भी ज्यादा है। जबकि सरकार की तरफ से ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से कितना मिल रहा है आपको कि 25,600 रुपया, क्षमा करें 300 रुपया आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट टीचर को। पर यहाँ पर डीएवी में जो जिसको भी नौकरी मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो कम से कम 44,900 रुपया एक संस्कृत शिक्षक को। और दूसरे विषय के देखेंगे तो वो तो अलग की बात है। ये टीजीटी संस्कृत टीचर के लिए कितना मिलेगा आपको, 44,900 रुपया। तो लगभग बोल सकते हैं कि ओडिशा गवर्नमेंट से दुगनी पैसा आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए अभी जानते हैं आवेदन से लेकर आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है और इसकी क्या सिलेबस, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। तो डीएवी के नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति परीक्षा होगी इसके संदर्भ में आपकी कक्षा भी शुरू जल्दी कर दिया जाएगा, जिसमें आपके जो विषय है व्याकरण, शिक्षण पद्धति और संस्कृत वाङ्मय, इन सभी चीजों को लेकर आपकी कक्षा भी कल से शुरू हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वीडियो क्लास की हर एक सूचना आपको मिल जाएगी। उसके साथ आपको पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा और साथ में जो हफ्ते में 2-3 जो मॉक टेस्ट होगा उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले आपकी मॉक इंटरव्यू भी होगा ऑनलाइन मोड में, तो उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होगी उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। पहली परीक्षा क्या होगी कि आपकी सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये हर जगह होगा ऐसा नहीं, जैसे कि जोन 1 में आपकी एग्जाम नहीं हो सकता है, बल्कि जोन 2 में के लिए अगर आपने अप्लाई किए हैं तो जोन 2 में आपकी ये परीक्षा जरूर होगी। तो वहां पर पहले आपकी सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद जाकर आपकी क्या होगी कि इंटरव्यू होगी। और इंटरव्यू आपको कंपलसरी है, जोन 1 में भी कंपलसरी है और जोन 2 में भी कंपलसरी है। तो इंटरव्यू में किस तरह आपको सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी चीजों को हम हमारे क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और बाद में आपका क्या होगा, अगर पहले आप सीबीटी भी क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद सीबीटी क्लियर होने के बाद आपकी सर्टिफिकेट जांच होगी और सर्टिफिकेट के जांच होने के बाद आपके इंटरव्यू बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आखिर में एक डेमो क्लास 20 से 30 मिनट तक का एक आपको वहां पर देना पड़ेगा। अगर इन सभी चीजों में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वहां पर नौकरी पक्की है। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी सिलेबस है और इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो डीएवी स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस देखेंगे तो 3 टाइप के। एक जो पहली चीज है और सबसे महत्वपूर्ण है और जिस भाग से आपको ज्यादा प्रश्न आएंगे और वो भाग है आपकी भाषा ज्ञान या फिर व्याकरण विभाग। आपको व्याकरण विभाग से व्याकरण में अगर आप कमजोर है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको शायद नहीं आ रहा होगा। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक है उन बुकों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाद में है संस्कृत वाङ्मय, मतलब संस्कृत साहित्य से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संस्कृत साहित्य तो समुद्र जैसा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किन पुस्तकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। और बाद में आता है शिक्षण पद्धति, सबसे मतलब आखिर वाला पड़ाव है। तो इसके लिए आपको उतना मेहनत करने नहीं पड़ेगा जितना आपको व्याकरण और भाषा संस्कृत वाङ्मय के लिए करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इसमें शिक्षण पद्धति से शायद ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सवाल ही पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले भाषा ज्ञान में क्या क्या विषय, इसे एक बार देख लेते हैं। भाषा ज्ञान में हम देखेंगे तो पहली चीज है कि आपको व्याकरण से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर इंटरव्यू हो या फिर सीबीटी एग्जाम हो, उन दोनों जगह पर आपको व्याकरण से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और उन प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो
पहली चीज जो है आपकी शब्द रूप से पूछा जाएगा। शब्द रूप में आपके हो सकते हैं नकारांत, जैसे राजन शब्द हो गया, या फिर ओकारांत हो गया, ऋकारांत, माता शब्द जैसा मातृ शब्द से भी प्रश्न आ सकता है, गो शब्द से भी प्रश्न आ सकता है, और ज्यादातर हलंत जो वर्ण है उन शब्दों से ज्यादातर सवाल आने की संभावना होती रहती है। और बाद में देखेंगे तो धातु रूप, ये तो हो गया एक शब्द रूप से, और बाद में आता है धातु रूप। धातु रूप के लिए आप क्या कर सकते हैं, धातु रूप के लिए आप श्रु, लभ, पा, नी, इस तरह कुछ धातुओं को आप याद कर लीजिए, और इनके पांचों लकारों को भी आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी धातु के अगर आपको 3 ही लकार पता है, 2 नहीं पता है, तो इसके लिए आप उन 2 लकारों को भी आप याद कर लीजिए। बाद में आता है वाच्य परिवर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके जो सिलेबस होती है कक्षा 6 से उनके 10वीं तक, क्लास 6 से उनकी 10वीं तक जो सिलेबस होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो ज्यादातर प्रश्न करते हैं। जैसे कि शब्द रूप हो गया आपके उनके सिलेबस में, धातु रूप भी आ गया, और बाद में आता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन से भी आप वो पूछ सकते हैं, कर्तृवाच्य से किसी वाक्य दे सकते हैं और उसे कर्मवाच्य में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर भाववाच्य में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद अनुवाद, ट्रांसलेशन भी पूछे जाएंगे, और ये जो अनुवाद होती है सबसे डिफिकल्ट होती है। कुछ इस तरह के वो वहां पर अनुवाद पूछते हैं कि जो जिसका अनुवाद, जिसका सवाल को ही सुनकर ही ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोड़िए, तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाद में आता है, ये तो हो गया आपका व्याकरण के, और भी कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि संधि, कारकम, समास और कृदंत। इन सभी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे संधि के लिए आपको संधि की परिभाषा क्या है और कुछ उदाहरण आपको भी याद करना है हर एक संधि का। जैसे कि व्यंजन संधि हो गया, तो व्यंजन संधि की कुछ, ष्टुत्व संधि हो गया, चुत्व संधि हो गया, इस तरह संधियों की कुछ परिभाषा को आपको याद करना है, और साथ में कुछ 2-3 उदाहरण को भी आपको याद करना है। इसके लिए आप जो एनसीईआरटी के जो बुक है, संस्कृत व्याकरण के जो पुस्तक है और संस्कृत के जो पुस्तक है, उन दोनों पुस्तकों को आप फॉलो कर सकते हैं। बाद में आता है कारकम। कारकम का भी मतलब कारक का परिभाषा, और हर एक कारक, कर्तृ कारक, कर्म कारक, इन सभी कारकों में से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं समास। समास की जो परिभाषा होती है और उदाहरण, मतलब जो हमारे 6 समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, इन सभी समासों के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए, और साथ में समास की परिभाषा क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। और कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण होता है चंद्रमुखा, उस तरह के कुछ समासों के भी व्यास वाक्य और उसकी समस्त पद, ये सब चीज भी आपको याद होना बहुत ही जरूरी होता है। बाद में आते हैं कृदंत। कृदंत में हम ज्यादातर देखते हैं कि यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछा जाता है, और किस तरह वो बनता है उसके रिगार्डिंग भी प्रश्न वो पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गतः हो गया, तो गतः यहाँ पर कौन सी समास हुआ, कौन सी प्रत्यय लगा है, तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए वहां पर हो सकता है। तो बाद में देखते हैं, ये तो हो गया आपके भाषा ज्ञान के, जिसमें आपको क्या मिलेगी कि ज्यादातर आएगा शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद और संधि, कारक, समास, कृदंत। तो इन चारों के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देकर अगर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, साथ में एक और विषय छोड़ दिया, परिभाषा प्रकरण। जो लघु सिद्धांत कौमुदी होता है या फिर सिद्धांत कौमुदी होता है, वहां पर जो परिभाषा प्रकरण होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि शब्दों के वर्णों के उच्चारण स्थान भी आ सकता है। बाद में आता है संस्कृत वांग्मय। संस्कृत वांग्मय से जो प्रश्न आएगा उसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादातर प्रश्न हम देखते हैं तो व्याकरण से आता है, जहां से हम बोल सकते हैं 70% प्रश्न आपके सवाल आपके व्याकरण भाषा ज्ञान से पूछा जाता है, और 20 से 25% जो सवाल होती है वो आपकी संस्कृत वांग्मय से ही आता है। और वांग्मय से कौन सी प्रश्न आते हैं तो वो आपको पहले ही पूछते हैं कि आपकी कौन सी शास्त्र या फिर आचार्य में कौन सी विषय थी। अगर आप बोलते हैं व्याकरण के प्रश्न तो व्याकरण की तरफ हो जाते हैं, या अगर साहित्य बोल दिया तो साहित्य के ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं। और कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि वहां पर आपको क्या करते हैं, आपके साहित्य हो या ना हो, व्याकरण हो या ना हो, उस साहित्य से कुछ सवाल पूछ ही लेते हैं। तो संस्कृत वांग्मय में आपको किन किन विषयों पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ज्यादातर। तो पहली चीज है वेद, उपनिषद, दर्शन। इनमें से सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि वेद में कितने वेद है, और किस वेद में किस वेद का कौन सा उपवेद है, कौन आचार्य है, इस तरह का आपको सामान्य ज्ञान यहाँ पर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस सामान्य ज्ञान कि कौन सी वेद की कौन रचनाकार है, रचनाकार तो नहीं, कौन सी वेद की कौन आचार्य है, और किसकी शाखा क्या है। बाद में उपनिषद के बारे में भी कितने उपनिषद है, और कुछ ऐसे भी
ध्येय वाक्य भी पूछ सकते हैं कि डीएवी का जो ध्येय वाक्य है वो कहाँ, किस उपनिषद से आया है, या फिर हमारे जो सत्यमेव जयते है न्यायालय का वो जो न्यायालय का जो वाक्य है वो किस उपनिषद से रिलेटेड है। इस तरह भी कुछ आपको सवाल वहां पर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादा गंभीरता से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाई करनी है, बस इसकी जो सामान्य ज्ञान है उसी को बस आपको सिर्फ हासिल करना है। और उसके बाद आता है कि रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, उसी तरह स्वप्नवास वदतम, गीता गोविंदम। यहाँ से भी आपको 2-3 श्लोक को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये तो श्लोक पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि उनके एक श्लोक में भावार्थ भी बोलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई श्लोक बोल देंगे और ये श्लोक किस साहित्य ग्रंथ से आया है, ये भी प्रश्न हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर इन सभी चीजों के मंगलाचरण या फिर जो भी प्रसिद्ध श्लोक है इन सभी चीजों को आपको याद करना है। और साथ में कुछ प्रसिद्ध संस्कृत लेखकों के भी कुछ रचनाओं को भी आपको याद करना है, जैसे कि उत्तर रामचरित का रचनाकार कौन है, तो या दंडी के कुछ रचनाओं के बारे में बताइए। इस तरह का भी आपको कुछ चीजों को भी याद करना है। तो बाद में आता है शिक्षण पद्धति। अगर बात करें तो यहाँ से सिर्फ 5% ही आपके सवाल आने की संभावना होती है, और कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि इस पार्ट से भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ज्यादातर अगर प्रश्न पूछते हैं तो किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, बस वही की पद्धतियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। जो हमारे पद्धति है, व्याकरण अनुवाद पद्धति होता है, पुनः फिर से आता है गद्य पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष पद्धति, पद्यों के लिए परोक्ष अन्वय पद्धति, और उसके बाद आता है व्याकरण पढ़ाने के लिए आरोह अवरोह पद्धति। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं पद्धतियों के बारे में, वहां से 1-2 प्रश्न आपके हो सकते हैं। और साथ में प्रस्तावना, जब कक्षा में पहले आप जाते हैं तो उसके समय आप क्या करेंगे, प्रस्तावना करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे, इस तरह का भी आपके प्रश्न कुछ वहां पर हो सकता है। तो ये हो गया शिक्षण पद्धति के बारे में। लगभग आप लोगों को पता चल गया ये जो आपकी है सिलेबस के बारे में। अभी देखते हैं इसकी जो सूचना है और किस तरह इसकी व्यवस्था है नियुक्ति की, इन सभी चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है रीजनल ऑफिस डीएवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा जोन 1 की जो आपकी है, वहां से नोटिस आया है कि जिसमें ओडिशा की ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा है। कि जैसे कि देख सकते हैं कि बालेश्वर है, भद्रक, बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, पुनश्च गंजाम, झारसुगुड़ा, फिर से जयपुर, झारसुगुड़ा है, केंदुझर है, खुर्दा है, नयागढ़ है, पुरी है और नवरंगपुर। इस तरह ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को जोन 1 के अंदर जो आते हैं उसके लिए उनकी जो फॉर्म फिलअप की जो डेट थी वो 12 तारीख थी और वो निकल चुकी है। अगर इसके लिए आपने आवेदन किए थे तो आपकी परीक्षा पहले इंटरव्यू होगी और उसके बाद आपकी डेमो क्लास होगी, उसके बाद आपकी नियुक्ति किसी भी बड़े शहर में ही होगी। बाद में आती है जोन 2 के बारे में। जोन 2 की जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है इसकी 21 तारीख। तो अभी भी टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या होगी, पहले राउरकेला जो है डीएवी ANK डीएवी पब्लिक स्कूल बासन नगर राउरकेला, यहाँ पर आपकी सीबीटी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाद में आपको उसी दिन ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बाद में या फिर उसी दिन ही आपको एक डेमो क्लास देने के लिए भी बोल सकते हैं, जिसकी कक्षा की अवधि होगी 20 से 30 मिनट की। तो इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्या जाए सुंदरगढ़ आ जाता है, सुंदरगढ़ आता है, फिर से बाद में आता है संबलपुर, राउरकेला, बरगढ़, इस तरह की उस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाती है। तो ये है जोन 1 की कुछ जगह, जिसकी अनुगुल हो गया, बालेश्वर हो गया, भद्रक हो गया, बलांगीर, कटक। इस डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्कूल है इसकी ये सूची है। और बाद में कटक है, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जयपुर, झारसुगुड़ा, केंदुझर, खोर्धा, नवरंगपुर, पुरी और सुंदरगढ़। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां भी स्कूल है उनके ये सूची एक है। टीजीटी के लिए कौन सी सब्जेक्ट है यहाँ तो आपको जरूरत नहीं, पर टीजीटी के लिए क्योंकि जो इनकी जो संस्कृत है वो टीजीटी के अंदर आता है, तो ज्यादातर इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस में पीसीएम, सीबीजेट, और सोशल साइंस में हिस्ट्री एंड सिविक्स, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, इन सभी विषयों के लिए आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए हम संस्कृत के लिए देखेंगे तो संस्कृत के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 90 से ज्यादा यहाँ पर आपकी पोस्ट खाली है। तो वो लोग कितने लोगों को लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो टीजीटी संस्कृत के लिए देखिए आपकी पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपकी जो +3 है वो कम से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए, वहाँ पर 50% ज्यादा मार्क आनी बहुत ही जरूरत है। और साथ में आप जो बीएड कर रहे हैं उसका एनसीटी अप्रूवल भी होना चाहिए,
और साथ में आप सीटेट या फिर ओटेट या फिर किसी भी स्टेट की इक्विवेलेंट एग्जामिन परीक्षा को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ये हो गया आपके टीजीटी के क्या क्या रूल होना चाहिए। अगर संस्कृत बात है तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर किसी भी महाविद्यालय से +3 या फिर शास्त्री में 50% से ज्यादा मार्क लाना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आपकी जो बीएड है वो एनसीटी अप्रूवल होना चाहिए, या और साथ में आपकी सीटेड या फिर ओटेड या फिर उसके रिगार्डिंग जैसे कि ओएसएसटीटी, उन सभी चीजों का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अभी आगे देखते हैं इनकी जो सैलरी है इसके बारे में एक बार देख लीजिए। जो पीजीटी है उनके लिए तो 47,600 रुपया होता है, पर जो टीजीटी के कैटेगरी के लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनकी अगर नियुक्ति होती है तो उनके लिए तनख्वाह होगी 44,900 रुपया। जो 7th पे कमीशन के अंदर आती है तो उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 44,900 रुपया उनकी तनख्वाह होगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कई गुना अच्छा यहाँ पर आपको तनख्वाह मिल रही है। बोल सकते हैं जो ओएवी के स्कूल होती है, ओएवी में जितना आपको तनख्वाह मिलेगी यहाँ पर उतना ही आपको तनख्वाह मिलेगी। लगभग ओएवी के रिगार्डिंग आपको पैसा यहाँ पर मिलता है। बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आपकी नौकरी अगर सीएचडी में नहीं हुआ उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर तो 4-5 गुना मेहनत ज्यादा करें, जिससे आपकी यही हो सकती है कि आपकी नियुक्ति एक अच्छे विद्यालय में हो जाएगी। जैसे कि वहां पर हम देख रहे थे कि ज्यादातर बच्चों की क्या होती है, किसी गांव में या फिर शहर मतलब घर से बहुत ही दूर गांव में हो रही थी, पर डीएवी में अगर आपकी नौकरी लग रही है, पक्की हो रही है, तो आपकी नौकरी किसी टाउन या नगर में ही होगी, शहर में ही होगी, और आपकी तनख्वाह जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि किन विषयों के बारे में आप पढ़ाएंगे। तो टीजीटी में अगर आपकी नौकरी मिल रही है तो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है क्लास 6 से 10 तक, उन बच्चों के जो बुक है उन बुक को आप फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 तक के बुक जो है उन बुकों को फॉलो करें। और इसके लिए हम आप मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप सीएसटी भी क्लियर कर लेते हैं, बाद में इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते तो आपको 20 से 30 मिनट का एक समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक डेमो क्लास भी दे सकते हैं। इसीलिए आप कक्षा 6 से 10वीं तक किसी भी विषय की किसी भी टॉपिक को आप उठाकर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज जानकारी। तो फिर मिलते हैं क्लास में। आपकी क्लास कल शाम 6 बजे से शुरू होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय तु भारतम, मधु संस्कृतम, वंदे मातरम। धन्यवाद।